हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। यस, साथ ही साथ ये भी आपसे उम्मीद, थोड़ी सी उम्मीद तो लगा सकती हूँ ना, कि बच्चे ध्यानपूर्वक हिंदी के वीडियोस देख रहे होंगे। और थोड़ा सा यदि आपको लगता है कि मैडम हमें स्कूल भी जाना होता है, हम क्या करें, स्कूल भी जाना है, सारे काम करना है, यही तो विद्यार्थी जीवन है, इतने सारे काम हैं, ऐसा मत लेकर बैठिए कि उफ अब हम क्या करें, कैसे करें। बेटा एक एक करके सभी कार्यों को पूरा कीजिए। यदि हम इसी सोच में बैठे रहेंगे कि हम क्या करें, साइंस, मैथ्स, हिंदी, ये होमवर्क लिखना, अभी परीक्षाएं आ जाएंगी या परीक्षा चल रही है या टेस्ट चल रहे हैं, तो हम कहाँ करें, क्या करें। होता है, सब कुछ होता है। और ये स्टूडेंट लाइफ जो है वो हमारे जीवन का आधार होती है। इस जीवन में यदि इस काल में, इस समय हमने अपने आप को परिपक्व कर लिया, अपने आप को तैयार कर लिया, तो फिर जीवन में आने वाली हर एक चुनौतियों का सामना करने में हम सक्षम हो जाते हैं। बच्चों, इन बातों को ध्यान में रखा कीजिए जो मैं आपसे कहती हूं, क्योंकि आप मेरे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। मैं चाहती हूं कि आप अपने भविष्य में एक सशक्त नारी या पुरुष, जो भी आप रहेंगे, एक सशक्त नागरिक की भूमिका निभाएंगे। एक ऐसा नागरिक जो परिवार के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए तत्पर रहेगा, जिसका सिर भीड़ में छुपकर नहीं रहेगा, जिसका वजूद भीड़ में छुपा हुआ नहीं रहेगा। यस, वो भीड़ से खड़ा होकर अपने रास्ते अलग खुद तय करेगा। और कहते हैं ना, आपने सुना है ना, कि कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है वही सफल व्यक्ति जो अपना इतिहास स्वयं रचाता है। ठीक है, तो हमें अपने गुणों के आधार पर, और अपने आप को किसी से कम बिल्कुल मत समझिएगा। आप में बहुत सारे गुण हैं, बस आवश्यकता है तो उनको निखारने की, उनको उजागर करने की। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका का अंतिम पाठ पढ़ा। क्या नाम था? मैं क्यों लिखता हूं। लेखक अज्ञे जी ने हम सबसे प्रश्न किया था, साथ ही साथ उन्होंने उत्तर भी दे दिए थे कि शायद मैं इसलिए लिखता हूं कि मैं ये जान पाऊं कि मैं क्यों लिखता हूं। उनका ये भी सही मानना था। और उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बमबारी हुई थी उसका भी जिक्र किया है, और उन्होंने अनुभव से अधिक अनुभूति को महत्वपूर्ण दिया है या महत्व दिया है। ठीक है, उन्होंने महत्वपूर्ण माना है अनुभूति को, और क्यों माना है उसी से संबंधित अभी आपके सामने आएंगे प्रश्न। और आशा करती हूं कि यदि आपने पाठ को ध्यान से सुना था, पाठ का सार जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, यदि आपने ध्यान से सुना और समझा था, तो अभी आप एकदम रेडी होंगे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। लेखक क्या कहना चाहते हैं? लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं मदद करती है, मतलब कहीं ज्यादा महत्व रखती है। क्यों? अनुभव की अपेक्षा अनुभूति। अब अनुभव और अनुभूति का यहां पर जिक्र हुआ है, क्यों अनुभूति अधिक महत्व रखती है, ये उन्होंने पूछा है। आइए जानते हैं। लेखक की मान्यता है कि सच्चा लेखन भीतरी विवशता से पैदा होता है। बिल्कुल, यदि बाहरी दबाव होगा या कोई हमसे कहेगा लिखो लिखो लिखो, ये लिखो वो लिखो, तो हम अपनी भावनाओं को उसमें नहीं जोड़ पाएंगे अच्छे से। लेकिन यदि हमारी अंदर से विवश हो जाएंगे हम लिखने के लिए कि यस अब तो मुझे लिखना है, तो फिर जो लिखेंगे आप, उसका जो रचना होगी उसमें एक अलग ही अर्थ होगा, और पढ़ने वाले अर्थात पाठक को भी उसमें अनुभूति होगी, अर्थात वो भी अपने आप को उसमें कोरिलेट कर पाएगा। तो यहां पर क्यों कहना चाहते हैं लेखक, क्या कहना चाहते हैं, क्यों कहा है कि लेखक की मान्यता है कि सच्चा लेखन भीतरी विवशता से पैदा होता है। जब जिस कार्य को करने की इच्छा हो, यदि तब हम वो कार्य करें तो वो कार्य बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, यह विवशता मन के अंदर से उपजी अनुभूति से जागती है, बाहर की घटनाओं को देखकर नहीं जागती। जब तक कवि का हृदय किसी अनुभव के कारण पूरी तरह संवेदित नहीं होता और उसमें अभिव्यक्त होने की पीड़ा नहीं अकुलाती, तब तक वह कुछ नहीं लिख पाता। कोई भी लेखक हो, कोई भी कवि हो, कोई भी रचनाकार हो, जब तक उसको भीतर से
ये प्रेरणा नहीं मिलती कि मुझे लिखना चाहिए, मैं लिखना चाहता हूं, मुझे इस विषय पर, उस विषय पर, या हम पर या आप पर, किसी पर भी, तो वो जब भीतर से विवश हो जाता है तब उसकी जो रचना रहती है वो बहुत महत्वपूर्ण रहती है और हर एक को वो जोड़ देती है। ठीक है, यहां पर उन्होंने यही कहा है कि अनुभव के कारण पूरी तरह संवेदित नहीं होता जब तक कवि का हृदय अनुभव के आधार पर पूरी तरह से संवेदित नहीं होता। जिस अनुभव के बाद ही अनुभूति होती है, ठीक है, तो उसमें अभिव्यक्त होने की पीड़ा नहीं अकुलाती, मतलब उत्पन्न नहीं होती है लिखने के लिए, तब तक वह कुछ लिख भी नहीं पाता है। किसी के बाहरी दबाव या कहने से जो लेखन सामने आता है उसमें उतना कहते हैं ना हार्ट टचिंग या फील नहीं आ पाता है। ठीक है, समझ में आया? लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? उनको ये कब लगा ऐसा कि मैं भी हिरोशिमा का जो विस्फोट हुआ था उसमें शामिल था, या मेरे सामने ही वो घटना हुई? ठीक है, लेखक हिरोशिमा के बम विस्फोट के परिणामों को अखबारों में पढ़ चुका था। जापान जाकर उसने हिरोशिमा के अस्पतालों में आहत लोगों को भी देखा था। समाचार पत्रों में उस समय तो समाचार पत्र इसी से भरे हुए थे, हर पेज पर, हर समाचार पत्र में, हर पत्रिका में वहीं की खबरें छप रही थी। और क्या हुआ, लेखक ने फिर अस्पताल जाकर लोगों को भी देखा, उससे जो पीड़ित लोग थे उनको देखा, और लेखक का हृदय कांप उठा, रूह कांप उठी। ठीक है, अब क्या हुआ, अणु बम के प्रभाव को प्रत्यक्ष देखा था और देखकर भी अनुभूति ना हुई, इसलिए भोक्ता नहीं बन सका। अब देखिए यहां पर क्यों कहा अणु बम के प्रभाव को प्रत्यक्ष देखा था, अणु बम के प्रभाव को प्रत्यक्ष देखा था। वहां पर वे थे नहीं जब ये सब घटना हुई थी, वो वहां थे नहीं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि क्या प्रभाव हुआ तब वो वहां पर पहुंचे थे। ठीक है, फिर एक दिन वही सड़क पर घूमते हुए एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया देखी। उसे देखकर विज्ञान का छात्र रहा लेखक सोचने लगा, सोचने पर मजबूर हो गया कि विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियोधर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होंगी। पत्थर के कारण कोई व्यक्ति खड़ा था, पत्थर से सटकर, चट्टान से सटकर, और वहां पर रेज आई खतरनाक तरीके से, तो आदमी जो व्यक्ति खड़ा था वो तो जलकर भाप बनकर उड़ गया और उसकी छवि पत्थर में अंकित हो गई, क्योंकि वो पत्थर था, चट्टान थी, मजबूत थी, उसको आर पार नहीं कर पाई, अदरवाइज वो पत्थर में होल भी हो जाता। ठीक है, और आसपास से आगे बढ़ गई होंगी, पत्थर को झुलसा दिया। अवरुद्ध किरणों ने आदमी को भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी हुई है। इस प्रकार लेखक हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। वास्तविक रूप में वो भोक्ता नहीं थे, मतलब उन्होंने वो भोगा नहीं था उस समय जब बमबारी हुई थी, जब लेखक वहां नहीं थे। समाचार पत्रों में पढ़ा, फिर अस्पताल में वे पहुंचे, अस्पताल में देखा तो मरीजों की क्या हालत थी, उससे वे अनुभव के साथ साथ अनुभूति भी कर पाए कि क्या हुआ होगा इनके साथ। ठीक है, जब एक पत्थर पर आकृति देखी तो उस आकृति को देखकर तो और दंग रह गए कि पत्थर पर किसी की आकृति, वो भी इतनी मजबूत, चट्टान को तक उसने नहीं छोड़ा, तो क्या हाल हुआ होगा। तो उसने अपने आप को ऐसा महसूस किया कि मैं तो लगता है अभी उसी में शामिल था, उन्हीं भोक्ता, जो पीड़ित लोग हैं उन्हीं में मैं भी था, उनको ऐसा लगा। ठीक है, मैं क्यों लिखता हूं के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। दूसरा है, किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। अब पहला है कि लेखक को कौन सी बातें हैं जो लिखने के लिए प्रेरित करती हैं, यहां पर अज्ञे जी के बारे में प्रश्न है। और दूसरा क्या है कि किसी भी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कुछ लिखना है, तो मुझे कहीं से प्रेरणा मिली कि अच्छा हाँ ये बहुत अच्छा स्थान है, या मेरे विचार उत्पन्न हुए, तरह तरह के उत्पन्न हुए और मैं लिखने लगी। ठीक है, तो मुझे तो वहां से ये प्रेरणा मिली कि मुझे लिखना है। अब मैंने यही बात आप लोगों से कही कि बेटा वहां मैंने एक दृश्य देखा था और मैंने ये रचना की, सुनिए आप, आपने सुना, सराहा भी, मैडम बहुत अच्छा लिखा आपने। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा इसी से संबंधित कुछ आप भी लिखिए। तो आपको क्या वो मेरा अनुभव उतना ही प्रभावित कर पाया जितना मुझे किया था? वो यहां पर पूछा है कि किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत, मेरा प्रेरणा स्रोत रहे कोई व्यक्ति, कोई सज्जन, या कोई स्थान, या कोई दृश्य,
जिसके आधार पर मैंने रचना की। तो जो मेरा रिसोर्स रहा, क्या वो रिसोर्स आपके लिए भी उतना ही कारगर सिद्ध हुआ? ये पूछा गया है प्रश्न में। ठीक है, पहले का उत्तर है, लेखक को यह जानने की प्रेरणा लिखने के लिए प्रेरित करती है कि वह आखिर लिखता क्यों है। लेखक ने लिखा, और क्यों लिखा? क्योंकि वे जानना चाहते थे कि आखिर वो क्यों लिखते हैं। यह उसकी पहली प्रेरणा है। बिल्कुल सही, उन्होंने यही कहा है कि मैं इसलिए लिखना चाहता हूं क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं लिखता क्यों, और जब तक मैं लिखूंगा नहीं तब तक मैं जानूंगा क्यों, कैसे, कि मैं लिखता क्यों हूं। जब मैं लिखूंगा तब मैं उसको पढ़ूंगा, अच्छा ओके, सही है, अच्छा है, तो मेरे अंदर लिखने की और अपने आप से आत्म प्रेरणा मिलेगी मुझे। ठीक है, स्पष्ट रूप से समझना हो तो लेखक दो कारणों से लिखता है। कौन कौन से कारण? भीतरी व्यवस्था से कभी कभी कवि के मन में ऐसी अनुभूति जाग उठती है कि वह उसे अभिव्यक्त करने के लिए व्याकुल उठता है। कभी कभी ऐसी भावनाएं जागृत हो जाती हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि अभी लिख दूं। ठीक है, मैं भी कभी कभी लिखती रहती हूँ, बहुत सारी रचनाएं करती रहती हूँ, छोटी मोटी रचनाएं, सुविचार तो मैं लिखती हूँ प्रतिदिन। ठीक है, तो ये जो है कि ये कहाँ से हुआ, कब से शुरू हुआ, कब कहाँ से, कि जब बहुत समय मैं सुविचार या जो हमारे प्रसिद्ध विचारक हैं उनके विचारों को पढ़ती थी, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पढ़ा, बहुत से ऐसे हैं जिनको मैंने पढ़ा। अब पढ़कर मेरे अंदर विचारों का मतलब एक बहुत सा उमड़ने लगा कि हाँ बिल्कुल विचार बड़े अच्छे हैं। तो विचारों के माध्यम से पहले मैं उनके विचार लिखती थी। ठीक है, फिर मैंने अपने आप क्या लिखना शुरू किया, अब मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं स्वयं लिखने लग गई और वो विचार लोगों को अच्छे लगने लगे। तो ये होती है भीतरी प्रेरणा। हमें प्रेरणा तो कहीं ना कहीं से मिली और हमने स्वयं को प्रेरित किया, आत्म प्रेरित किया लिखने के लिए। ठीक है, भीतरी व्यवस्था से कभी कभी कवि के मन में ऐसी अनुभूति जाग उठती है कि वह उसे अभिव्यक्त करने के लिए व्याकुल हो जाता है कि अब तो मुझे लिखना है। आई एम सो एक्साइटेड, है ना। इस तरह से कि हम किसी कार्य को करने के लिए जब एक्साइटमेंट में आ जाते हैं तो वो कार्य बहुत अच्छे से होता है। कभी कभी वह संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजों से तथा आर्थिक लाभ के लिए भी लिख सकता है। कोई भी लेखक आर्थिक लाभ के लिए भी लिखते हैं। जब रचनाएं बहुत प्रसिद्धि में पहुंच जाती हैं तो वो क्या करते हैं, आर्थिक लाभ के लिए, कि उनकी पुस्तकें, उनका लेखन फिर खरीदा भी जाता है, क्योंकि पसंद किया जाता है तो उनको आर्थिक लाभ होता है। परंतु दूसरा कारण उसके लिए जरूरी नहीं है। लेखक ने कहा कि मेरे लिए पहला वाला कारण बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी आत्म प्रेरणा, ये मेरी आत्म प्रेरणा रही है कि मुझे लिखना है और वो मुझे अच्छा लगता है। दूसरा कारण है आर्थिक लाभ, वो मुझे अधिक जरूरी नहीं है। पहला कारण अर्थात मन की व्याकुलता ही उसके लेखन का मूल कारण बनती है लेखक के लिए। ओके, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति, स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? प्रश्न को ध्यान से सुनिए, मैं फिर से रीड करूंगी और समझिए कि कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति मतलब स्वयं की अनुभूति, स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव, बाह्य मीन्स बाहरी दबाव भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो वे बाहरी दबाव कौन कौन से होते हैं जिनके आधार पर या जिनके कारण उनको लिखना होता है? कुछ रचनाकारों की रचनाओं में स्वयं की अनुभूति से उत्पन्न विचार होते हैं और कुछ अनुभवों से प्राप्त विचारों को लिखा जाता है। इसके साथ ऐसे कारण बाह्य दबाव भी उपस्थित हो जाते हैं जिससे लेखक लिखने के लिए प्रेरित होता है। कोई भी रचनाकार जब बाहरी दबाव मिलता है तो उसके लिए ये बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और वो लिखने के लिए प्रेरित होता है और लिखने लगता है। वो दबाव कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सामाजिक परिस्थितियां, जो रचनाकार होते हैं, जो लेखक होते हैं, जो लिखने में रुचि रखते हैं, यदि उन्होंने देखा कि समाज में किस तरह का माहौल है, क्या चल रहा है, क्या कहीं हर तरफ खुशी खुशी की लहर दौड़ रही है, तब भी वो लिखने के लिए प्रेरित होगा। या हर तरफ निराशा है, उदासी है, तब भी वो लिखने के लिए प्रेरित होगा। या हर तरफ दहशत सी है, क्या हो रहा है समाज में, तब भी वो लिखने के लिए प्रेरित होता है। तो ये सामाजिक परिस्थितियां जो कि बदलती रहती हैं, कांस्टेंट नहीं है। ये नहीं है कि बिल्कुल निश्चिंत हो, अचल हो, वो जैसी है वैसी ही रहेंगी, नहीं। सामाजिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं और ये बदलती हुई परिस्थितियां रचनाकार को लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। तो ये बाह्य दबाव हुआ। लेकिन जो महत्वपूर्ण मानते हैं, आर्थिक लाभ की आकांक्षा, यस,
जो रचनाकार हैं जिनको लगा कि मैंने एक रचना की, 2 रचनाएं की और लोगों को पसंद आई, लोगों ने कहा कि बिल्कुल आप बहुत अच्छी रचना करते हैं, आप पुस्तक छपवाइए, विमोचन करवाइए। पुस्तक का विमोचन हुआ, पुस्तक की 1000, 2000 या लाखों में प्रतियां छप गई और हाथों हाथ बिक गई। बिल्कुल, तब तो वो और प्रेरित हो जाएगा ना कि ये क्या है, आर्थिक लाभ की आकांक्षा उसको अब, और कि जब इतना मेरा लिखा हुआ इतने अच्छे से लोगों को पसंद आ रहा है, आर्थिक लाभ भी हो रहा है, तो मुझे बिल्कुल लिखना चाहिए। ठीक है, प्रकाशकों और संपादकों का पुनः पुनः आग्रह करना। अब जो लेखक होते हैं, संपादक होते हैं या रचनाकार होते हैं, वहाँ पर जिस समाचार पत्रों से जुड़े होते हैं, तो बार बार जो संपादक हैं, एडिटर हैं, उनको कहते हैं नहीं नहीं अभी नहीं, आपको और लिखना चाहिए, आपको और लिखना चाहिए। तो वो भी बाहरी दबाव है, उनके दबाव में भी लिख देते हैं, जिससे उनका आर्थिक लाभ तो होता ही है, साथ साथ उनको अनुभव मिलता है। ठीक है, तो कभी भी कोई नया कार्य आपको दिया जाए किसी के भी द्वारा, तो उससे ना नुकुर मत कीजिएगा कि अब मैं कैसे करूं, मुझसे नहीं होगा। बेटा, हर एक कार्य जो हम शुरू करते हैं वो प्रारंभ में तो कठिन लगता ही है, बिल्कुल लगता है, हमें भी लगता है, सबको लगता है। ठीक है, हमें क्या लगता है कि ये कार्य तो हमने कभी किया ही नहीं, अब कैसे करेंगे, नहीं नहीं हमसे ना हो पाएगा हम इस तरह के विचार व्यक्त करने लगते हैं। लेकिन जरा रुकिए, ठहरिए और सोचिए, रुकिए और सोचिए कि इससे पहले आपने जो काम नहीं किया था वो भी तो कर रहे हैं ना। जो काम आप कर रहे हैं उसकी शुरुआत तो की होगी ना कभी, वो भी पहली बार किया होगा, तो फिर इससे डरना क्यों। आ जाइए, मैदान में आ जाइए, तैयार हो जाइए और अपने आप को पीछे धक्का मत दीजिए, आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो ये जो है प्रकाशकों और संपादकों का पुनः आग्रह जो होता है वो भी लिखने के लिए प्रेरित करता है। तो मैं आपसे भी कहती हूँ कि जब भी आपको स्कूल में कोई नई ड्यूटीज दी जाए, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाए, तो उनको ये मत कहना कि नहीं मैडम मुझसे नहीं होगा, सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं पढ़ाई करूं या ये करूं। आप काबिल हैं, आप उस लायक हैं, इसीलिए तो आपको जिम्मेदारी मिल रही है। और हम तो थैंक्स कहना चाहिए ऊपर वाले को कि हमें इस लायक बनाया। कहते हैं ना कि अधिक जिम्मेदारियों का भार भी ऊपर वाला उसी को सौंपता है जिस पर उसे विश्वास होता है कि इसके कंधे उस भार को उठाने लायक हैं। तो अपनी जो नई नई जिम्मेदारियां हैं उनको भी लेते रहिए। शुरू में गलतियां होंगी, होना चाहिए, क्योंकि हमने कभी पहले किया नहीं ना। तो गलतियां होने का अर्थ ये नहीं कि हम कुछ करना ही नहीं चाहते। आपने सुना होगा ना कि गलतियां उन्हीं से होती हैं जो कुछ नया करते हैं। बाकी जो बैठे बैठे दूसरों की गलतियां निकालते रहते हैं, उनसे भला क्या गलती होगी। उनका सबसे बड़ी गलती यही है कि वो दूसरों में सिर्फ गलतियां निकालते हैं, कमियां निकालते हैं। तो नए कार्य को लीजिए, उसका स्वागत कीजिए और करने के लिए आगे कदम बढ़ाइए। होगा, बाकी सब लोग हैं ना आपके साथ, वो संभालेंगे आपको, तो एक और नया अनुभव होगा आपको। ठीक है, विशिष्ट के पक्ष में विचारों को प्रस्तुत करने का दबाव, यस, कभी कभी आ जाता है कि मान लीजिए आपके स्कूल में आ जाए इंटर स्कूल कंपटीशन जिसमें भाषण प्रतियोगिता होनी है। अब आपकी टीचर आके कहे कि हाँ राहुल, रोहित, जहीर आप लोग खड़े हो जाइए, यस मिशेल आप भी खड़ी हो जाइए और बताइए कि जो इंटर स्कूल कंपटीशन है उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। ओह नहीं, नो मैडम हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे मैम। यहाँ तो हम बोल लेते हैं लेकिन वहाँ इतने लोगों के सामने हम कैसे बोलेंगे। अब देखिए, विशिष्ट के पक्ष में विचारों को प्रस्तुत करने का विचार। अब जो शिक्षिका हैं, जो आपकी टीचर हैं, वो आई है बड़ी उम्मीद के साथ, क्योंकि उन्होंने आप में वो गुण देखे होंगे जिनको थोड़ा सा तराशा जाए तो वो निखर जाएंगे। ठीक है, वो आपके पास आए, आपको ऑफ कोर्स डर लगेगा बेटा, सबको डर लगता है नई नई जिम्मेदारी को हाथ में लेते समय, लेकिन कोशिश तो कीजिए। कहते हैं ना कि मैदान का हारा हुआ, यदि मैदान में कोई व्यक्ति हार जाए तो उसको हारा हुआ नहीं कहते। हारता तो वो है जो मैदान में जाने से पहले ही हार मान जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा, शत्रु बड़ा शक्तिशाली होगा, मैं तो हार जाऊंगा। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ठीक है, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। यहां पर यही है कि जो कुछ भी मान लो आपको अपने आप को वहां व्यक्त करना है, आपको पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट करना है, फिर तो आप जाइए ना। आप ये मत सोचिए मैं नहीं बोल पाऊंगा तो कोई क्या सोचेगा, कोई क्या सोचेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमें तो बस अपने काम को अच्छे से करते रहना है। ओके बेटा, अब आया है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या
अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं? यदि हैं तो कैसे? क्या लेखन में ही बाहर दबाव या बाहरी दबाव या प्रेशर, कहते हैं ना बहुत प्रेशर है, बहुत वर्कलोड है, क्या करें, खाने तक का टाइम नहीं है यदि हम रो रो कर अपने रोने गा गा कर कार्य को करेंगे तो कार्य कहां से अच्छा होगा? बी हैप्पी, यस, खुश होकर अपने कार्य को कीजिए, फिर देखिए कैसे अच्छे से होता है। ठीक है, अब यहां पर ये पूछा है लेखक ने कि केवल रचनाकारों के ही सिर पर बाहर दबाव होते हैं या और भी क्षेत्र हैं जिसमें बाहरी दबाव होते हैं? आइए देखते हैं। बाहरी दबाव सभी प्रकार के कलाकारों को प्रेरित करते हैं। उदाहरणतया अधिकतर अभिनेता, गायक, नर्तक, कलाकार अपने दर्शकों, आयोजकों, श्रोताओं की मांग पर कला प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, अमिताभ बच्चन को बड़े बड़े निर्माता, निर्देशक अभिनय करने का आग्रह ना करें तो शायद अब वे आराम करना चाहें। ठीक है, इसी प्रकार लता मंगेशकर भी 50 साल से गाते गाते थक चुकी होंगी, लेकिन अब फिल्म निर्माता, संगीतकार और प्रशंसक ही उन्हें गाने के लिए बाध्य करते होंगे। इसी प्रकार से जो अपने गुणों का जिन्होंने मतलब रुतबा जमा लिया कि हाँ ये बहुत अच्छे कलाकार हैं, ये बहुत अच्छे गायक हैं, जो पीछे नहीं हटे थे, क्योंकि पहली बार तो वो भी आए थे, डरे तो वो भी होंगे, पहले उनको बहिष्कार मिला होगा, बहिष्कृत किया गया होगा। ठीक है, उनकी भी अवहेलना की गई होगी कि अरे नहीं नहीं नहीं, अच्छे अच्छे कलाकारों की बेटा हर एक क्षेत्र में पहले सबको निराशा हाथ लगती है। अब ये बात अलग है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में जो एक ही बार में लोगों की प्रतिभा को भांप लेते हैं और उनको जान लेते हैं और अपने अंदर या अपने उसमें दल में शामिल कर लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं प्रतिभा के संपन्न, गुणी। ठीक है, तो अब कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्होंने उस व्यक्ति को जिसके अंदर प्रतिभा का गुणों का भंडार था और उसको वहां से भेज दिया कि आप इस लायक नहीं हैं, और दूसरे ही व्यक्ति ने उसको देखा कि नहीं नहीं इसमें तो गुण भरे हैं, भंडार है, तो उसने इन कर लिया उनको। अब जब उसने देखा कि उनकी प्रसिद्धि जो उनको हटा चुका था कि आप इस लायक नहीं हैं, और जब वो वहां देख रहा है तो वो मनी मन जल रहा है मनी मन अपने आप को क्रोधित भी कर रहा है, खुद को, मतलब खुद पर भी पछतावा हो रहा है कि उफ मुझसे ये क्या हो गया, मैंने इस बंदे को क्यों जाने दिया। ऐसा भी होता है। तो यहां पर बाहरी दबाव हर एक क्षेत्र में होते हैं, चाहे वो अभिनय हो, चाहे कला हो, चाहे राजनीति हो, कुछ भी हो, हर एक में बाहरी दबाव होते हैं। बाहरी दबाव के कारण ही कुछ ऐसे कार्य हो जाते, जैसे हमारे महानायक अमिताभ बच्चन जी का उदाहरण दिया गया, लता मंगेशकर जी का उदाहरण दिया गया कि उनका मतलब उनका जो किरदार है, उस किरदार की जिस भी फिल्म में लेखक या जो रचनाकार होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर रहते हैं, उनको यदि लगा कि हाँ यहाँ तो बच्चन जी ही सही जमेंगे, तो उनको रिक्वेस्ट करके उनको बुलाया जाता है कि नहीं नहीं आपको तो करना होगा, और वो करते हैं। तो ये बाहरी दबाव भी कह लीजिए। बाहरी दबाव का मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल आपकी मर्जी के खिलाफ खींच कर ले जाया जाएगा और खड़ा कर दिया जाएगा। बाहरी दबाव मतलब हमें दूसरों के आग्रह पर, अनुरोध पर भी कभी कभी काम करने होते हैं, चाहे भले ही हमारी इच्छा हो या ना हो। ठीक है, और उसके बाद तो हम अपनी इच्छा को जागृत कर ही लेते हैं। ठीक है, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है, यह आप कैसे कह सकते हैं? बताइए। हिरोशिमा पर जो अभी अभी हमने पाठ पढ़ा उसमें उन्होंने पूछा है कि ये बाहरी और आंतरिक, ठीक है, हिरोशिमा पर लिखी लेखक के अंतः, आंतरिक, और बाह्य मीन्स बाहरी, दोनों का परिणाम है, कैसे आप कह सकते हैं? तो देखिए, हिरोशिमा पर लिखी कविता हृदय की अनुभूति प्रस्फुटित होती हुई भावों और शब्दों में जीवंत होती है। कवि ने हिरोशिमा के भयंकर रूप को देखा था, आहत लोगों को देखा था। उसे देखकर लेखक के मन में उनके प्रति सहानुभूति तो उत्पन्न हुई होगी, किंतु उनकी व्यक्तिगत त्रासदी नहीं बनी। उनको देखकर, जो अस्पताल में थे, उनको देखकर सहानुभूति हुई, लेकिन व्यक्तिगत त्रासदी नहीं बनी, मतलब उन्होंने उसको झेला नहीं था, उन्होंने उसको भोगा नहीं था। ठीक है, जब पत्थर पर मनुष्य की काली छाया को देखा तो उन्हें अपने हृदय से अणु बम के विस्फोट का प्रतिरूप त्रासदी बनकर मन में समाने लगा। जब उन्होंने वो छाया देखी पत्थर पर, छाया मतलब बिल्कुल छपा हुआ था, अंकित था शरीर, आपने देखा था ना अभी चित्र में, आप पाठ्य पुस्तक में भी देख सकते हैं, वो दहल उठी उनकी आत्मा, रूह कांप गई। ठीक है, वही त्रासदी जीवंत होकर कविता में परिवर्तित हो गई।
परिवर्तित हो गई। इस तरह हिरोशिमा पर लिखी कविता अंततः दबाव का परिणाम थी। दबाव मात्र इतना हो सकता है कि जापान से लौटने पर लेखक ने अभी तक कुछ नहीं लिखा वह इससे प्रभावित हुआ होगा और कविता लिख दी होगी। ठीक है, अब ये बताना चाहते हैं कि हिरोशिमा की कविता के बाद लेखक ने फिर लिखा ही नहीं कई दिनों तक, तो फिर क्या था? क्या बाहरी दबाव था? हो सकता है हो। इस पर यहां पर उन्होंने यही बताने का प्रयास किया है। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहां कहां किस तरह से होता है? क्या विज्ञान का दुरुपयोग होता है या नहीं? या विज्ञान, कहते हैं ना विज्ञान वरदान है, तो क्या विज्ञान सभी के लिए वरदान है, हमेशा के लिए वरदान है, हर एक परिस्थिति में वरदान है, या उसका भी कुछ दुरुपयोग होता है? बिल्कुल, आजकल विज्ञान का दुरुपयोग अनेक जानलेवा कामों के लिए किया जा रहा है और यह बड़ी दुख की बात है। आज आतंकवादी संसार भर में मन चाहे विस्फोट कर रहे हैं। कहीं अमेरिकी टावरों को गिराया जा रहा है, कहीं मुंबई बम विस्फोट किए जा रहे हैं, कहीं गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, कहीं शक्तिशाली देश दूसरे देशों को दबाने के लिए उन पर आक्रमण कर रहे हैं, जैसे अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया तथा वहां के जनजीवन को तहस नहस कर दिया। ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को और सुनने को मिलते हैं। विज्ञान के दुरुपयोग से चिकित्सक बच्चों का गर्भ में भ्रूण परीक्षण कर रहे हैं। अब तो ये कानूनन अपराध हो गया है कि कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, इससे जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है। विज्ञान के दुरुपयोग से किसान कीटनाशक और जहरीले रसायन छिड़क कर अपनी फसलों को बढ़ा रहे हैं। इससे लोगों का जो स्वास्थ्य है वो खराब हो रहा है। उपज तो बहुत अधिक होती है इस खाद के उस उपयोग से, रासायनिक खाद जो डाले जाते हैं फसलों पर, उस पर उपज तो बहुत होगी, लेकिन वही खाते हैं ना हम, उससे स्वास्थ्य पर तो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान के उपकरणों के कारण ही वातावरण में गर्मी बढ़ रही है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, प्रदूषण भी बढ़ रहा है, बर्फ पिघलने का खतरा बढ़ रहा है तथा रोज रोज भयंकर दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। विज्ञान का दुरुपयोग भी हो रहा है। हर एक चीज जो अच्छाई के लिए है उसमें बहुत सारी कमियां भी हैं। बात यहीं पर आ जाती है सोच पर कि हम अपनी विचारधारा को किस तरह से रखेंगे। हमारी विचारधारा कैसी है, उसी के अनुसार हमारा आसपास का माहौल तय हो जाता है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जिस नजर से हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया में वैसी ही नजर आने लगती है। बात आती है विज्ञान। कई वैज्ञानिकों ने कितने बड़े बड़े आविष्कार किए, और जो हम सबके लिए आज जो हम आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, फिर भी हम एक दूसरे के प्रति जुड़े हुए हैं ना, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ना। आप हमें सुन रहे हैं, हम आपको सुना रहे हैं, ये किसका चमत्कार है? विज्ञान का ही तो है। ठीक है, तो कई तरह हमें सिर्फ और सिर्फ उसके सकारात्मक पहलू की तरफ ही ध्यान देना है और एक अच्छा नागरिक बनकर, एक सभ्य नागरिक बनकर अपना नाम, अपने परिवार का नाम, अपने देश का नाम दुनिया में रोशन करना है। एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका रहेगी? बताएं बेटा। यदि आपसे कहा जाए कि विज्ञान के दुरुपयोग को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, बताइए आप क्या क्या भूमिका अदा कर सकते हैं, कौन कौन से रोल निभा सकते हैं या प्ले कर सकते हैं, जिसमें आप विज्ञान के दुरुपयोगों को रोकेंगे या लोगों को जागरूक करेंगे? कैसे, क्या करेंगे आप? सोचिए, बताइए। एक संवेदनशील युवा नागरिक होने के कारण विज्ञान का दुरुपयोग रोकने के लिए हमारी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मैं हमेशा आपसे कहती हूं कि आप भविष्य हैं, इस देश का भविष्य हैं, अपने दुनिया का। आपने जिस तरह का अपने आप को निर्मित कर लिया, वह उसी का प्रतिरूप आगे जो आपके पीछे बाद में आने वाली पीढ़ी होगी। अपने आप को सुयोग, सफल बनाते जाइए, सदुपयोग करते जाइए समय का, विज्ञान का। ठीक है, इसके लिए निम्नलिखित कार्य करते हुए
मैं अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकता हूं। कौन सी कार्य? प्रदूषण फैलाने तथा बढ़ाने वाले उत्तरदायी कारकों जैसे प्लास्टिक, कूड़ा कचरा आदि के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के साथ साथ लोगों से अनुरोध करूंगा कि पर्यावरण के लिए हानिकारक वस्तुओं का उपयोग ना करें। जन जन में जागृति फैलानी होगी, हर एक को यह समझाना होगा और हर एक व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। इसलिए हमें अपनी अपनी जगह रहकर अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक बनाना होगा और हमें अहम भूमिका भी निभानी होगी। ठीक है। विज्ञान के बनाए हथियारों का प्रयोग यथासंभव मानवता की भलाई के लिए ही करें, मनुष्यों के विनाश के लिए नहीं। हमने संस्कृति पाठ पढ़ा था ना, जिसमें हमने सभ्यता और संस्कृति का अंतर जाना था। विज्ञान की चिकित्सीय खोज का दुरुपयोग कर लोग प्रसवपूर्ण संतान के लिंग की जानकारी कर लेते हैं और कन्या शिशु की भ्रूण हत्या कर देते हैं, जिससे सामाजिक विषमता तथा लिंग अनुपात में असमानता आती है। अब ये नहीं है, ये तो अब बिल्कुल उस पर रोक लगा दी गई है। ठीक है। इस बारे में आम जनता का जागरूक करने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल अपने अपने स्थान पर रहकर आप जो कर सकते हैं समाज के हित के लिए, समाज की भलाई के लिए, अपने आप को रोकिए मत। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जो भी नए कार्य आपको दिए जाएं, जो भी जिम्मेदारी आपको सौंपी जाए उससे पीछे मत हटिएगा। नो मैडम मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, नहीं करना है। कीजिए, कर पाएंगे। गलती होगी ना, कमी होगी, होने दीजिए, ऐसा ही तो हम सीखेंगे। ठीक है। आशा करती हूं आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा और आपने प्रश्नों के अभ्यास जो अभी अभी किया, आगामी जब परीक्षाएं होंगी या आपके कक्षा में जो टेस्ट होगा या कक्षा परीक्षण होगा तो उसमें आप अपने आप को अव्वल रखेंगे। कोशिश तो कर सकते हैं। ठीक है। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर। और कैसे जाएंगे चैनल पर डायरेक्टली, समय नष्ट ना करते हुए आप बिल्कुल किसी भी विषय का वीडियो, किसी भी वीडियो में आप देखना क्या चाहते हैं, सार देखना चाहते हैं, प्रश्न अभ्यास देखना चाहते हैं, एमसीक्यूज जानना चाहते हैं या स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड आपको वीडियो देखना है, क्या करना है, कहां से जाना है, बताती हूं। अभी डिवाइस आपके पास है? बिल्कुल है, होगा ही, इसमें पूछने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप यही जो हैं। तो सबसे पहले आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप कर लीजिए। टाइप करते ही आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे ढेर सारे ऑप्शंस। चूंकि आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा है, क्या चाहिए आपको, 10th क्लास का क्या करना है आपको। क्या आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से संबंधित आपके कोर्स पढ़ना चाहते हैं, या आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप स्पोकन इंग्लिश से संबंधित वीडियोज देखना चाहते हैं, या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, उससे रिलेटेड वीडियोस जानना चाहते हैं। यूपी बोर्ड, हाँ सभी राज्यों के बोर्ड्स यहां पर शामिल किए गए हैं इस प्लेटफॉर्म पर। आप बस ये बताइए कि आपको देखना क्या है, जानना क्या है, सब कुछ है यहाँ। क्या जानना है? अच्छा, हिंदी मीडियम, ओके। सीबीएसई हिंदी मीडियम पर आप क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएंगे विषय और विषय के अध्यापक और प्यारी प्यारी अध्यापिकाएं। ठीक है। क्या जानना है, क्या पढ़ना है? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी या फिर सामाजिक विज्ञान, जो भी आपको पढ़ना है जस्ट उस पर क्लिक कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, जस्ट क्लिक कर दीजिए। क्लिक किया आपने हिंदी पर, हिंदी पर क्लिक करते ही आपके सामने हिंदी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आ जाएगी। बस आप देखिए, विदिन अ सेकंड्स, एक पल के अंदर आपको उससे संबंधित जानकारी मिल जाएगी जो आप देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं आप? पाठ्यक्रम या किसी पाठ का सार या प्रश्न अभ्यास, या आपको एमसीक्यूज देखना है, या एक ही चैप्टर, मतलब एक ही वीडियो में आपको सब कुछ देखना है। सार भी चाहिए, प्रश्न अभ्यास भी चाहिए। मैडम मुझे अलग अलग वीडियोस नहीं देखना है, मत देखिए, एक ही वीडियो में मिल जाएगा सब। बस आप बस क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले पाठ्यक्रम, ओके। पाठ्यक्रम पर आपने जैसा ही क्लिक किया, पाठ्यक्रम पर क्लिक करते ही आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर आपकी पाठ्य पुस्तिका है जो आपके पास है। अब क्या, कंफ्यूज तो होना नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना कि जो कोर्स ए पढ़ते हैं, मैं बता देती हूं, कोर्स ए के लिए आपके पास 2 बुक्स हैं, क्षितिज और कृतिका। कोर्स बी के लिए भी आपके पास 2 बुक्स हैं। कौन कौन सी बुक्स हैं बताइए? मैंने छुपा लिया है, आप बताइए। स्पर्श और संचयन, यस सही जवाब। तो आपको इस वीडियो में इन चारों पुस्तकों में क्या पाठ हैं, कविताएं कौन सी हैं, कहानियां कौन सी हैं, कृतिका में कितने चैप्टर हैं, संचयन में कितने चैप्टर्स, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, सब कुछ मिलेगा। हर एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा इस वीडियो में,
हर एक सवाल का जवाब मिलेगा इस वीडियो में, ठीक है। हर एक विषय की जानकारी मिलेगी मैग्नेट ब्रेन्स पर, ठीक है। अब आपने ये वीडियो ध्यानपूर्वक सुना, देखा, तो अब आप समझ लीजिए कि आप तो समझ चुके हैं। लेखक ने भी कहा था ना, अभी हमने जो पाठ पढ़ा था कि मैं क्यों लिखता हूं, वो इसलिए लिखते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि वो क्यों लिखते हैं। तो आप ये वीडियो क्यों देखेंगे? क्योंकि आपको जानना है कि आपको क्या जानना है। जानना क्या है? हिंदी से रिलेटेड पाठ्यक्रम जानना है। जब आप पाठ्यक्रम जानेंगे तो ये वीडियो देखना होगा, वीडियो देख लेंगे तो आप स्मार्ट, यस बिल्कुल। तो इसी तरह से मैग्नेट ब्रेन्स पर जो भी आपको देखना चाहिए, जैसे आपने मैग्नेट ब्रेन्स पर ये आपने देख लिया, वीडियो देख लिया, समझ में आ गया ना कि हमारे पाठ्यक्रम में क्या है, सिलेबस में हम क्या पढ़ेंगे, साल भर कोई टेंशन नहीं। आप टीचर को भी बता सकते हैं कि मैम इस चैप्टर में ये है, इस कविता में हम ये पढ़ने वाले हैं। मैडम कहेंगी वाह मेरा बच्चा कितना अच्छा हो गया, पढ़ाई करने लगा है आजकल। तो इस तरह का रिवर्ट मिलेगा आपको, कुछ प्रोत्साहन दिया जाएगा, क्लास में क्लैपिंग भी हो सकती है। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि अपने आप को बिल्कुल मोटिवेट करते रहा करिए, खुद की पीठ भी थपथपाया करिए। हाँ, सेल्फ मोटिवेशन बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। वीडियो देखा, सब कुछ प्राप्त कर लिया है आपने, और इसके लिए आपको ज्यादा कहीं कुछ नहीं जाना है, ना आपको गाड़ी से जाना है, ना आपको किराया देना है, ना आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना है, बस सब कुछ मिलेगा फ्री। इसलिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बेटा भूलिए मत कि मैग्नेट ब्रेन्स लाया है आप सबके लिए 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन शिक्षा 100% फ्री, कहीं नहीं, कभी नहीं, ठीक है। यहां है जो भी है, तो आप हमेशा मैग्नेट ब्रेन्स पर वीडियोस देखेंगे फ्री। कभी आपसे नहीं कहा जाएगा कि आप पेड सब्सक्रिप्शन लीजिए या इतना आपको जमा करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, तब आपको वीडियोस अवेलेबल होंगे। नो, हमेशा आप लाइफ लॉन्ग, बहुत समय, जब आप बहुत बड़े हो जाएंगे, आपके बच्चे भी आ जाएंगे ना, तब भी आपको वीडियोस फ्री ही मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। इसी तरह से चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। मिलते हैं इसी पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। मिलते हैं बेटा। नमस्कार, थैंक यू।